नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। ITI CBT एग्ज़ाम होने हैं आप सभी के जुलाई 2024 में। ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डे बाय डे क्लास बाय क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम आपको 5 क्लासेज और प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन 5 क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इन क्लासेज के माध्यम से वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। विश्वास दिलाते हैं, अच्छे से रट लेना इनको, गारंटी है ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और अपने एग्ज़ाम में आप 100% क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताएंगे, बस उनको अच्छे से पढ़ना और पेपर वाले दिन जिस दिन आपका CBT एग्ज़ाम हो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ये क्वेश्चंस हैं। हम लगातार पिछले 3 सालों से आपके CBT एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए वही क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 6 क्लास से कुछ नहीं होगा। आगे जितने भी और क्लासेज होगी उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जैसे ही आपको क्लास ऐड कर दी जाएगी आपके लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पर आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आप वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और मॉडल टेस्ट, आपको 5 तरह के टेस्ट मिलेंगे। सो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सूचनाएं, छोटे छोटे अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वैसे पहला क्या है ये आपको मैं बता दूं, क्लास 2 पार्ट में हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पेपर में। तो क्लास नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ इस क्लास में हो रहे, दोनों जरूर देखना। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, याद करोगे, जैसे ही पेपर सामने आएंगे, क्वेश्चन सामने आएंगे, कहोगे यस ये मैं पढ़ कर आया था। कहाँ से? वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से। सो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आइए सवाल से शुरू करते हैं। खुले सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। मैं आपको एक नहीं 4 उत्तर बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है, क्योंकि परिपथ टूट गया, इसलिए उस सर्किट में से करंट का मान कितना चलेगा? 0। कंपटीशन एग्जाम में आएगा, आपके पेपर में तो देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, खुले सर्किट का प्रतिरोध कितना है? अनंत। याद रख लो, इनफाइनाइट। क्वेश्चन पढ़ो, उसका उत्तर ध्यान में रख लो। हाँ, ऑप्शन बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके CBT एग्जाम में D में ये उत्तर हो, कहीं भी हो सकता है। अब पॉइंट पर आते हैं। देखो करंट 0 है ना, तो ओम के नियमानुसार R बराबर V/I करेंगे। अगर करंट 0 है तो रेजिस्टेंस अनंत आना है कि नहीं? तो कंपटीशन एग्जाम में इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं एग्जामिनर का दिमाग चेंज हो जाता है और वो कह देता है कि यार मैं खुले सर्किट का क्यों पूछूं, इस बार लघु परिपथ का पूछ लेता हूँ। लघु को इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट का। देन शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस आपका 0 होगा, क्योंकि उसमें धारा यानी करंट अनंत चलती है, इनफाइनाइट होती है। तो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस और करंट, 4 उत्तर याद रखना। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो लाइक किए बिना नहीं देख सकते। 2 फ़ायदे हैं। एक तो लाइक करने से जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है आपके पास ऑटोमेटिक वो क्लास सजेशन में आ जाती है और मिल जाती है। दूसरा, हम मोटिवेट होते हैं, हम देखते हैं कि चलो इतने बच्चों ने लाइक किया, इतने बच्चों को क्लास पसंद आई, चलो इनको फिर क्लास अच्छे से देते हैं। सो बिना लाइक किए नहीं देखेंगे। आइए अगले सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन देखो आज का। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? एग्जाम्पल पूछ रहा है। हमारे 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सीरीज का एग्जाम्पल है? मैं आपको पैरेलल और सीरीज दोनों के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फ्यूज इन ए सर्किट, यही उत्तर है इस क्वेश्चन का। किसी भी परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में ही लगता है, लेकिन कहाँ लगता है? तो माय डियर, फ्यूज जो होता है वो हमेशा फेज तार के सीरीज में लगता है। इसके अलावा अगर आपको और एग्जाम्पल देने हैं तो सेल भी हम सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस भी सीरीज में जोड़ते हैं जब हमें हायर रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो तब। स्विच भी हमारा सीरीज में ही लगता है, वो भी फेज तार के सीरीज में। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में वोल्ट मीटर में जो मल्टीप्लायर होता है, रेंज बढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, वो भी सीरीज में लगता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं। वोल्ट मीटर के कनेक्शन, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है,
हाँ, एमीटर खुद अगर आ जाता तो एमीटर सीरीज में होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दिया है, शंट रेजिस्टेंस इन एमीटर। एमीटर में शंट लगता है मीटर कॉइल के पैरेलल में। शंट मैग्नीन का बना होता है और ये मीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं, यानी जब एक एमीटर से हमें धारा मापन सीमा बढ़ानी हो तब हम ये शंट लगाते हैं। तो ये शंट भी एमीटर की कॉइल के समांतर में यानी पैरेलल में लगता है। इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम, घरों में विद्युत लैंप, तो हमारी घरेलू वायरिंग हमेशा पैरेलल में होती है, समांतर में होती है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया क्या? पूरी डिटेल से बताऊंगा, भविष्य में भी ये वीडियोस आपके काम आएंगे। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तब भी आपके काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप तो बने रहना और लास्ट तक एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक, हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं देख सकते, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। देखो सवाल, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए? देखो पिछली क्लास में व्यास दोगुना पूछा था, तो मैं आपको व्यास, त्रिज्या और क्षेत्रफल तीनों के बता रहा हूँ पहले, उसके बाद में 2 आंकड़े और आएंगे वो बताऊंगा। आप में से कोई उत्तर पहले करना चाह रहे तो कर दो, बताओ। हाँ चलो, पहले उत्तर बताता हूँ क्वेश्चन का, फिर आपको मैं इसकी डिटेल और बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर क्षेत्रफल दोगुना होगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन, डिक्रीज 2 टाइम, 2 गुना कम हो जाएगा। पहले तो बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब आता हूँ मैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, ये आजकल आपको ना व्यास और त्रिज्या का भी देने लग गए, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताता हूँ माय डियर, याद रखना। रेजिस्टेंस व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायामीटर। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर डायामीटर नहीं, रेडियस दे दे तब भी सेम ही करना है। त्रिज्या के भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सीधा व्युत्क्रमानुपाती किसके है? केवल एरिया के। 3 लाइनें याद रख लो, इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा आपने। कंपटीशन एग्ज़ाम वालों आप भी झाग जाओ, फर्स्ट ईयर की क्लास है, ये टाइटल डेक के पीछे मत हट जाया करो, काम बहुत आएगी चीज़ें। ठीक है ना? तो व्यास और त्रिज्या का जब आ जाए ना, तो 4 गुना का फ़र्क पड़ेगा 2 गुना करने से। क्षेत्रफल को 2 गुना करने से सीधा 2 का ही फर्क आता है। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना करो। R4 कहाँ पर है? ये रहा आपका R1 36 ओम का, ये R2 40 ओम का, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। और ये है आपका 60 ओम का, और ये है आपका 50 ओम का। यहाँ R4 है, इस पर वोल्टेज पूछ रहा है, क्या करोगे बताओ? कोई तरीका है? एक तरीका है, ये फाइनल हमारा सर्किट देखो, यहाँ से सीरीज बन रहा है, जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी उतनी इसमें से जाएगी, फिर इन 2 ब्रांच में बंटेगी, लेकिन यहाँ आकर वापस एक हो जाएगी, और इसमें से उतनी ही करंट आएगी जितनी यहाँ है। मतलब अगर हमें इस सर्किट की टोटल करंट पता लग जाए ना, तो हम उस करंट को 50 ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वोल्टेज ड्रॉप का पता लग जाएगा। इसके लिए क्या करें? टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, नहीं दिया हुआ। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सीरीज में, लेकिन ये दोनों बीच में आपस में पैरेलल में आ गए। सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों को 2 और 3 को, जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, दोनों का टोटल निकालेंगे और इनकी जगह एक रेजिस्टेंस मानेंगे। फिर फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा? R1 R2 + 3 वाला और R4 वाला, ये बनेगा फाइनल। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस करेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर वोल्टेज ड्रॉप आएगा। लंबा सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है। कैलकुलेशन जिस बच्चे को आती है ना, उसके लिए बड़ा आसान है। तो सबसे पहले देखो 40 और 60 का पैरेलल में निकालते हैं। समांतर में जब 2 रेजिस्टेंस होना, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। क्या आपको वो फॉर्मूला याद था जो मैं लिख रहा हूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस और नो। ये जो लाइव में कमेंट चल रहे हैं ये तो वैसे निकल जाएंगे,
बाद में कमेंट करके बताना क्लास पूरी होने के बाद किस किस को याद था, पता तो लगे। दो रेजिस्टेंस चाहे वैल्यू समान हो चाहे असमान हो, क्या फॉर्मूला होता है, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। देखो माय डियर 40 और 60 दिए हुए हैं, 6 चौक 24 और 6 प्लस 4 10, रेजिस्टेंस आएगा 24 ओम। किसका, इन दोनों का 24 ओम आया है बस। अब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, टोटल कर लो तीनों का, 36 प्लस 24 प्लस 50 कितना आया, 40 60 और 10 50 110 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 110 ओम आया। अब परिपथ की टोटल करंट निकालो, I बराबर V बटे R से। 220 वोल्ट है, ये दिया हुआ ये देखो, और 110 ओम है। परिपथ की धारा 2 एम्पियर आई। बताओ बात समझ में आई क्या। अब इसकी बात नहीं है, किसी का भी वोल्टेज ड्रॉप पूछे आप सबका निकाल सकते थे, तो हमसे तो यहाँ पूछा गया था ना, तो V बराबर I इंटू आर, 2 एम्पियर की धारा, 50 ओम का रेजिस्टेंस, इसलिए उत्तर कितना हो गया 100 वोल्ट। बताओ बात समझ में आई क्या। आप मुझे कमेंट करके इसका बता देना कितना आएगा, इनमें से किसी का भी बता देना कितना आएगा। चारों का बता सको तो अच्छी बात है, पता लगे कि कौन कौन अच्छे से क्लासेज अटेंड करता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब आपके एग्ज़ाम में देखो, IIT वालों, जो बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले उनको बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अच्छे से डायग्राम देख लेना। अगर वैल्यू नहीं बदली हुई है तो आप क्यों कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे, आप तो 100 वोल्ट उत्तर कर देना सीधा, ठीक है। लेकिन आंकड़े क्रॉस मैच करवा लेना, कहीं वोल्टेज 220 की जगह 240 दे दी हो, रेजिस्टेंस 40 ओम की जगह 60 ओम उल्टा सीधा कर दे, क्या पता एग्जामिनर का भरोसा क्या है। सवाल देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है, ओम मीटर होते हैं संट और सीरीज दो तरह के। वो कह रहा है कि हमने आपको सीरीज प्रकार का ओम मीटर दिखाया और उसमें प्रतिरोध R2 का काम क्या है। R2 ये है, देखो ये रहा, यहाँ वाला, ठीक है ना माय डियर। इसको हम बोलते हैं जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस। जीरो एडजस्टमेंट क्या होती है, यूज करने से पहले, क्योंकि ओम मीटर जीरो भी तो दिखाता है ना, मान लो शॉर्ट सर्किट है तो जीरो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यूज करने से पहले ये देख लो कि मीटर सही है कि नहीं है। तो मीटर की दोनों लीड को आपस में हम शॉर्ट करवाते हैं, ओम मीटर की लीड को, और मीटर का पॉइंटर जो है वो जीरो की तरफ आ जाना चाहिए। अगर दोनों लीड शॉर्ट करवाने से मीटर जीरो दिखाता है, इसका मतलब ये मीटर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लीड शॉर्ट करने पर जीरो पर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ एक स्क्रू लगता है, उसको थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करके देखते हैं कि जीरो की तरफ आ रहा है कि नहीं। अगर इसको एडजस्ट करने से भी जीरो पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी बैटरी वीक है, हमें बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों लीड शॉर्ट करने पर ओम मीटर की सुई जीरो पर नहीं आती है, तो हमें क्या बदलना चाहिए। वो कह रहा है पूरा मीटर बदल दो, कोई कह रहा है पैमाना बदल दो, कोई कह रहा है पॉइंटर बदल दो, बैटरी बदल दो। सही ऑप्शन है बैटरी बदल दो। तो ये जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर है, और ये जो है ना, ये करंट लिमिटर है। बाई चांस रेजिस्टेंस जीरो ही हुआ तो मीटर की कॉइल ना जल जाए, इसलिए कुछ धारा को ये सहन कर जाता है, ठीक है। तो अगर R1 का पूछ लेते तब तो A करते, टू लिमिट द करंट ऑफ सर्किट। और अभी जो आपका उत्तर आएगा वो जीरो एडजस्टमेंट वाला आएगा, C ऑप्शन, टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ पॉइंटर, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना, ठीक है। मीटर को जीरो सेटअप के लिए लाते हैं। अगला सवाल देखो, परिपथ का क्या प्रभाव होगा अगर AB को लघुपतित कर दिया जाए। देखो भैया, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट करने की बात कर। एक बात बताओ, R1 R2 R3 तीनों कैसे जुड़े हुए, पैरेलल में। घर में अगर एक बल्ब में भी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा बताओ, मेन लाइन का ही फ्यूज उड़ेगा। अब यहाँ 3-4 तरह के उत्तर होते हैं, मैं बताऊँ। अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से थ्योरी पढ़ी होती तब तो आप बहुत अच्छे से समझ आते। ये है हमारी ब्रांच लाइन। आजकल घरों में MCB लगती है, आपने देखा होगा, एक रूम की अलग MCB, दूसरे रूम की अलग MCB। तो अगर इन ब्रांच में यहाँ पर फ्यूज लगे रहते अपने अपने, जैसे ये कोई ब्रांच है, इसका यहाँ फ्यूज होता, तो इसको शॉर्ट करने से केवल यही फ्यूज उड़ता। लेकिन अब जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, कहीं पर कोई फ्यूज नहीं है, तो ऐसे मान लिया जाता है कि मेन लाइन में फ्यूज है, और ये जैसे ही शॉर्ट हुआ मेन लाइन का फ्यूज उड़ जाएगा। चूँकि 1 2 3 मान लेते हैं कि ये R4 है, और R4 का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ना ये,
तो पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस कितना है, 0, और पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस 0 है तो फ्यूज जुड़ना स्वाभाविक है। ऑप्शन देख लो क्या है, मुझे ऑप्शन नहीं पता। सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, हाँ यही होगा। शाखाओं में धारा समान बहेगी, नहीं। शाखाओं में आपूर्ति वोल्टेज समान रहेगा, वोल्टेज क्यों रहेगा, फ्यूज उड़ जाएगा। परिपथ धारा को प्रत्येक शाखा के समान बहेगी, नहीं। ए उत्तर ही करना भाई। पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारे परिपथ का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अनंत धारा चलेगी, परिपथ का फ्यूज उड़ जाएगा, या अगर उसमें एमसीबी लगी हुई है तो वो ट्रिप हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से हम सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना लाइक किए मत चले जाना यार। आ जाओ अगले सवाल पर। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इतना सा सहयोग कर दिया करो, एक लाइक वाला बटन दबाने का। क्वेश्चन देखो, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को इनमें से कौन प्रभावित करता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ओम में या ओमिक मान में वृद्धि हुई या कमी हुई, माय डियर, हम इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान गुणांक। और हमारे पास जनरली तापमान गुणांक की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनमें रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे मेटल्स हो गए, कंडक्टर हो गए, यानी धातुएं और चालक, इन सब में पीटीसी होता है। इनमें टेम्परेचर राइज होने से कंडक्टर भी राइज होता है। दूसरा आपको याद होगा ना, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। कौन आएंगे? अर्धचालक, अचालक, एस्बेस्टस, पीवीसी, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इनके अलावा एक और होता है जिसको ZTC बोलते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लाइक यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, वो ज़्यादा काम के नहीं है। क्वेश्चन का उत्तर डी है, बहुत शानदार है। आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, विश्वास कर लीजिएगा, क्योंकि हम 2021, 22, 23 लगातार आपके CBT एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके CBT एग्ज़ाम में 3-3 दिन पेपर, वो एक दिन में 3-3 बार पेपर होते हैं, 3 शिफ्ट होती है, और 4-5 दिन पेपर चलते हैं, है ना। लास्ट में मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, जो टॉप क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, अभी एक बार टॉपिक वाइज करा रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा। दरअसल विद्युत की मात्रा को हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, और आवेश Q बराबर IT होता है। क्या फॉर्मूला होता है? IT। IT का मतलब है, I का मतलब है करंट एम्पियर में, और T का मतलब है टाइम। तो क्वेश्चन का आंसर A हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले एक सवाल और आया था आपके, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, हालांकि क्लास नंबर 1 या 2 में करवा चुका हूँ, शायद क्लास नंबर 3 में करवाया था। क्वेश्चन पूछा था कि द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा को क्या बोलते हैं? आवेश। तो आवेश की इकाई कूलाम लिख दिया करो। वैसे कुछ जगह कूलाम लिखते हैं, कुछ जगह कूलम्ब, वो जो भी लिखा हुआ है पेपर में। घबराना मत, ठीक है, मस्त रहो और आराम से पेपर करना है भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने बता रहे हैं ना, इनको मत छोड़ना, पास की गारंटी है। अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन जितने करवा रहे हैं ना, उतने आपको पढ़ने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। जितनी क्लास करवा दें, मिस मत करना। 100% थ्योरी का पेपर मिल जाएगा। सवाल देखो, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग करोगे? ध्रुवता का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं पोलरिटी। मतलब बैटरी में प्लस का टर्मिनल कौन सा है और माइनस का टर्मिनल कौन सा है, ये देखना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें ऐसे ही मीटर का इस्तेमाल करना है जो सही पोलरिटी से जुड़ने पर ही रीडिंग दे। अगर उल्टी पोलरिटी से जुड़े तो रीडिंग ही नहीं दे। ऐसा ही मीटर लगाएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा ना। तो देखो, मूविंग आयरन जो होता है ना, MI टाइप का, AC और DC दोनों की करंट नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ध्रुवता का कोई लेना देना नहीं है, इसे अध्रुवित मीटर की श्रेणी में रखते हैं। मूविंग कॉइल मीटर यही आएगा। पूरा नाम होता है PMMC। क्या नाम होता है? PMMC। PMMC का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। इस मीटर की खास बात होती है
कि इसमें प्लस का प्लस और माइनस से माइनस टर्मिनल जुड़ेगा ना तो ही रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन देगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन ही नहीं देगा। और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, ये तो वापस आ गया। अच्छा, मूविंग आयरन एमीटर है, तो ये एमीटर तो देखो करंट नापने के काम आएगा, तो वोल्टेज वैसे ही काम नहीं आएगा, और ये वोल्टेज नापने के काम आएगा तो वैसे नहीं आएगा। और डायनमोमीटर भी AC DC दोनों नापते हैं, लेकिन उत्तर में भी तो देखो क्या दे दिया, वाट मीटर दे दिया। तो वाट मीटर तो शक्ति नापने के काम आता है, बैटरी की वोल्टेज वैसे ही नहीं नापेगा। यानी A और D तो वैसे ही काट दो, ये दो ही ऑप्शन बचे आपके पास। भी बैटरी की वोल्टेज नापेंगे पोलरिटी चेक करने के लिए, तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर तो होना चाहिए ना। आ जाओ अगले सवाल पर। विद्युत की कौन सी राशि ऊष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है? जूल का नियम याद है क्या? जूल ने कहा था कि प्रत्येक प्रतिरोधी चालक गर्म होकर ऊष्मा पैदा करता है, और उसके द्वारा उत्पन्न यह ऊष्मा I²RT पर समानुपाती होती है, या I²RT पर निर्भर करती है, यानी धारा के वर्ग पर, प्रतिरोध पर और समय पर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने उत्तर उठाया, इसलिए बी उत्तर करना, स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा का वर्ग। हालांकि क्वेश्चन इनका गलत है, प्रवाहित धारा भी तो मायने रखेगी ना, भी 5 एम्पियर करंट है तो 5 एम्पियर करंट के वर्ग हो गया, बात तो एक ही है। लेकिन हमें क्लियर ऑप्शन दे रखा है, एग्जैक्ट जो चाहिए वो लिख कर दे रखा है, तो दूसरी बातों पर क्यों जाएं? इसलिए क्वेश्चन का बी उत्तर ही बनेगा। और ये किसने कहा था? जूल ने, याद है क्या? थोड़ा बहुत मेहनत करी होगी, पढ़ा होगा, पूरे साल भर का सेशन निकल गया आपका, पढ़ लिया करो, चीज़ें बहुत काम की है। सवाल देखो, सीरीज प्रतिरोधक में R2 पर वोल्टेज का मान बताओ। लो भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है 50 वोल्ट, ठीक है ना, ये है 100 ओम का, ये है 200 ओम का, ये 300 ओम का, और ये 400 ओम का। तो देखो एक बात बताऊँ, सीरीज में ड्रॉप निकालने का एक और तरीका भी होता है। सबका रेजिस्टेंस का अनुपात देख लो, 1:2:3:4। सीरीज में किसको कितनी प्रतिरोधकता मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी, ये उसके रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड होता है। यानी ये 50 है ना, 50 का एक हिस्सा इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, 4 इसको मिलेंगे, यानी टोटल 10 हिस्से होने हैं। 10 में से दूसरा हिस्सा इसका है, यानी 2/10 × 50 कर दो, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा 10 वोल्ट उत्तर आएगा इसका। लेकिन आप तो परंपरागत तरीके से चलते हुए आओ, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। क्या करेंगे? पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1000 ओम आया। अब करंट निकालो, I = V/R, तो 50/1000 है ना, तो 50/1000 का आप निकालेंगे तो 1/200 हो गया ना, ये करंट है आपकी। अब उत्तर निकाल दो, है ना, 1/200 ही हो रहा है क्या, रेजिस्टेंस 1000 ही आ रहा है, और ये 0 से 0 काटेंगे, 5 दूने 10, 1/20 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो अब 1/20 करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 200, ये लो 10 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कितना है 10 वोल्ट। हो सकता है वो आपसे R3 R4 R1 किसी का भी पूछ लेते, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के नीचे 1 3 और 4 इनकी वोल्टेज कितनी कितनी है, ताकि मुझे एक तो ये पता लग जाए कि यहाँ तक इतनी दूर वीडियो को देख कौन रहा है ना, ये भी तो पता लगे। और कोई कंपटीशन वाला है तो वो भी पता लग जाएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका ये पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज करके दे देंगे तो भी क्वेश्चन आता है क्या। 1 ओम से 1000 किलो ओम तक का, 100 किलो ओम तक का, यानी 1 लाख ओम तक का नापना है। तो पहली बात तो ये कि इसे मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। प्रतिरोध 3 तरह की है, 1 ओम से कम निम्न प्रतिरोध है, उसके लिए जैसे केल्विन विधि हो गया वो काम में लेते हैं अपन, एमीटर वोल्टमीटर विधि काम में लेंगे। और 1 ओम से लेकर 1 लाख ओम तक मध्यम, और 1 लाख से ऊपर उच्च प्रतिरोध, जिसके लिए मेगर आवेशानी विधियाँ काम में लेंगे। तो इसके लिए आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मध्यम प्रतिरोध के लिए होता है, जबकि प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज, वोल्टमीटर, एमीटर, ये तीनों के तीनों लो रेजिस्टेंस नापने के काम आते हैं, निम्न प्रतिरोध नापने के काम आते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या है? PTC कहलाएगा। तापमान बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया,
और पीटीसी जो होते हैं उनको सेंसिस्टर बोलते हैं अपन। वेरिस्टर को वीडीआर बोलते हैं। इनका वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर पूरा नाम होता है। वोल्टेज बढ़ने से रेजिस्टेंस प्रभावित होता है। थर्मिस्टर को एनटीसी बोलते हैं और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को एलडीआर बोलते हैं। अभी आपका बी उत्तर सही होगा यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता महो में होता है। महो नहीं हो तो साइमेंस भी कर देना, कुछ जगह इसे सीमेंस भी लिख देता है वो। ओम प्रतिरोध की इकाई है और ओम मीटर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। यूनिट वाले भी याद रखना, पेपरों में आया हुआ है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के प्रतिरोध का क्या होगा? अगर तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश तीव्रता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस इनका घटता है। डीसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो P बराबर VI होता है, याद ही होगा। करंट इनटू वोल्टेज ये रहा। इसके अलावा दो उत्तर और भी होते हैं, I² इंटू R और V² अपॉन R। इन तीनों में से जो भी हो याद रख लेना। सिंगल फेज AC में P बराबर VI cos फाई होता है और 3 फेज AC में √3 VI cos फाई होता है। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले सारे याद कर लो, बहुत काम आएंगे। इतनी डिटेल से चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी, पढ़ लो इनको अच्छे से। और क्या कह रहे हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं 50, 220, 450 और 560। किस प्रतिरोध में कम धारा चलेगी? पैरेलल में वोल्टेज समान है, इसलिए सबसे कम धारा उसमें से चलती है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है? 560 वाला, तो सबसे कम धारा इसी में से जाएगी। सबसे अधिक धारा किस में से जाएगी? 50 ओम वाले में से। बस उल्टा होता है, वोल्टेज समान मिलती है इसलिए। ठीक है, चालक के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, हो ही चुका है। लंबाई के समानुपाती होता है। तापमान का अलग अलग है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, डिपेंड करता है मेटल है क्या है। तांबे के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? अब देखो इसके दो उत्तर है। वैसे तो उत्तर इसका सी करना, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आई तब 1.72 माइक्रो ओम प्रति घन सेंटीमीटर करना। हालांकि विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ना वो ओम मीटर होता है। अब ओम मीटर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, ओम प्रति मीटर दे दिया तो ये नहीं हो सकता। ये केवल ओम दिया है और ये ओम प्रति घन सेंटीमीटर दे दिया, जबकि माइक्रो ओम प्रति घन सेंटीमीटर होना चाहिए था। तो ये उत्तर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लो, स्टैंडर्ड आंकड़ा है और क्वेश्चन आएगा, सीधा आता है पेपरों में। बस इतना ही है, हो गया। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, सीधा याद रख लेना उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन पूरे हो गए, क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए, आपका जो भी क्लासमेट है जो पेपर देने वाले हैं, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें अपने साथ। और आप ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो, और आप चाहो तो पेड वाली सीरीज़ भी ज्वाइन कर लो, ताकि पेपर में जाने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बहुत धन्यवाद।